हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैज्ञानिक क्रांति की जो तीसरा पार्ट का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंस की या आधुनिक विज्ञान का जो सामाजिक संदर्भ है उसकी बात करने वाले हैं। जब बात होती है विज्ञान और समाज की, तो जाहिर सी बात है कि एक तरह के व्यू हमारे सामने नहीं है। जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार अलग अलग चीजों को लेके अपना विचार रखते हैं, अपना आर्गुमेंट देते हैं, जो कि एक दूसरे से कई बार वो सहमति भी दिखाते हैं और कई इतिहासकार जो है वो एक दूसरे के खिलाफ भी अपना आर्गुमेंट देते हैं जब बात होती है साइंस और सोशल रिलेशन की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विज्ञान का उदय जो है वो समाज का परिणाम था और दोनों के बीच सीधा संबंध था। ये एक तरह के लोगों का मानना है। दूसरे जो तरह के लोग हैं या दूसरे गुट के कहें कि जो इतिहासकार हैं जो दूसरे आर्गुमेंट देते हैं, उनकी बात करें तो वो इतिहासकारों का तर्क, उन इतिहासकारों का तर्क है कि विज्ञान का विकास जो है समाज से अलग हुआ और इसमें व्यक्ति विशेष की प्रतिभा की निर्णायक भूमिका थी। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, दो तरह का आर्गुमेंट हमारे सामने देखने को सीधा सीधा मिलता है। एक जो है वो सीधा समाज को जिम्मेदार मानते हैं या उसके जरूरतों को मानते हैं, और दूसरे जो है वो इंडिविजुअल्स या उस तरह के लोगों को मानते हैं। जब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस के जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है या आधुनिक विज्ञान का जो सामाजिक संदर्भ है उसकी, तो सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो है उनका व्यू हमारे सामने आता है। और जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है उनका मानना है कि वैज्ञानिक क्रांति को आरंभिक पूंजीवाद, खास तौर पे वो बात करते हैं कि व्यापार और नौ परिवहन की जरूरतों को पूरा करने की या उनकी जो नीड थी उन्हीं नीड की को पूरा करने के लिए ये वैज्ञानिक क्रांति की गई थी या साइंटिफिक रेवोल्यूशन किया गया था। उसी कड़ी में एक और नाम आता है जिसका नाम है आर होइलेस। यहां पे आप देख सकते हैं कि आर होइलेस का लिखा हुआ है, जो कि डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं। यानी आर होइलेस का मानना था कि पुर्तगाली नाविकों द्वारा शुरू की गई खोज के कारण ही नई दुनिया की खोज हुई। वो कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को हम उन्हीं के डिस्कवरी के कारण जान पाए। होइलेस विज्ञान के तरक्की में विशेष करके उसके आंतरिक उपलब्धियों को खारिज करते हैं या कहें कि उसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि विज्ञान के उदय को समझने के लिए धार्मिक मुद्दों से लेकर समाज में नए वर्ग के उदय को भी समझने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं वो समाज में जो चेंजेज आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था, उसको समझने की बात करते हैं और उसको साइंस से जोड़ के देखने की बात करते हैं। अब जब इस तरह की बात आती है तो आप देखेंगे कि किस तरह से फिर एक और दो नाम आता है। एक नहीं, ये दो है एक्चुअली, ये ए कोयरे और ए कोस्टलर जो है वो सोशल रिलेशन का, जो साइंस के साथ जो सोशल रिलेशन है उस रिलेशन को एक तरह से उसको क्रिटिसिज्म करते हैं या उसको खारिज करते हैं। और वो कहते हैं कि जो विज्ञान के विकास और समाज की जरूरतों के बीच संबंध है उसको वो पूरी तरह से नकारते हैं। उनके अनुसार विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की हर घटना समाज से अलग थी और इसका समाज से कोई लेना देना नहीं था या इसका समाज के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। यानी कि कोस्टलर और कोयरे दोनों ने ही समाज या सोसाइटी और साइंस के बीच का जो रिलेशन है उसको पूरी तरह से नकारा है। पर वहीं पे एक और इतिहासकार का नाम लें हम लोग अगर, तो उनका नाम है हर्बर्ट बटरफील्ड, जो कि यहां मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। आप यहां से देख सकते हैं कि हर्बर्ट बटरफील्ड जो है वो क्या कहते हैं। हर्बर्ट बटरफील्ड की जब बात करते हैं तो हर्बर्ट बटरफील्ड ने विज्ञान के उदय के लिए दो बात करते हैं। एक बात कहते हैं एपिक एडवेंचर की और दूसरा वो बात करते हैं अ सर्टेन डायनेमिक क्वालिटी की। और इन्हीं दोनों को
एक साथ मिला के बटरफील्ड जो है वो कहते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक क्रांति जो थी वो एक तरह से इनएक्सप्लिकेबल थी या अवर्णनीय थी और इसका कोई पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता था। वह मेन रूप से टेक्नोलॉजी पे बल देते हैं और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की एक तरह से शुरुआती टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए ये किया गया एक तरह से क्रांति थी, जिसको कि हम लोग वैज्ञानिक क्रांति के रूप में बाद में पढ़ते हैं देखते हैं। उसी तरह से अलेक्जेंडर कोयरे जो है वो अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह से जो व्यक्तिगत प्रतिभा थी उसको उन्होंने जिम्मेदार माना है इस वैज्ञानिक क्रांति के होने के लिए। कोयरे का मानना है कि वैज्ञानिक क्रांति को परिभाषित करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव काम है। अलेक्जेंडर के अनुसार जो वैज्ञानिक क्रांति हुई उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो प्रतिभा की बात करते हैं, किस तरह से वो अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, किस तरह से वो भ्रम और त्रुटि की बात करते हैं, या कहें हम लोग वो कहते हैं कि जीनियस, या आप देखेंगे कि जीनियस जो है इंसाइट है, डेल्यूजन है, एंड आप कह सकते हैं कि उसके अलावा एरर है, उसकी बात करते हैं और इस तरह से वो इन चीजों से जोड़ के साइंस को देखने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आर्थर कोस्टलर की बात करें तो आर्थर कोस्टलर ने अपनी बुक, उनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है द स्लीप वॉकर, उस स्लीप वॉकर किताब में वो लिखते हैं कि वैज्ञानिक विकास जो है वो अनिवार्य रूप से महान शख्सियतों का खाका चित्र या स्केच है। उनकी उपलब्धियां व्यक्तिगत प्रतिभाओं के कारण थी, न कि समाज के मांग के कारण। यानी कि ये पूर्ण रूप से एक तरह से कह सकते हैं आप कि जो इंडिविजुअल टैलेंट था उस इंडिविजुअल टैलेंट को जिम्मेदार मानते हैं इस वैज्ञानिक क्रांति के लिए। वहीं पे एसी क्रॉम्बी और एम क्लेगेट ने साइंस के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स पर एम्फेसिस किया है या एम्फसाइज किया है। इनका मानना है कि गैलीलियो या अन्य वैज्ञानिकों का सक्सेस जो था वो प्राचीन काल और मध्यकाल के इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनका ही देन था, और अगर ये प्राचीन काल और मध्यकाल के इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते तो शायद गैलीलियो ने जितने चीजों को खोजा वो शायद ये सारे खोज वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो प्राचीन और मध्यकाल के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके एक तरह से जो एक कंट्रीब्यूशन था उस कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब वहीं पे क्रॉम्बी जो है, क्रॉम्बी ने भी एक किताब लिखी, अलग से उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है रॉबर्ट ग्रोसेटेस्ट एंड द ओरिजिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये किताब 1953 में इनकी आई थी और उसी किताब में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो मॉडर्न साइंस की सफलता का कारण था उसको उन्होंने इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर का उपयोग था। ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसको, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था उसको वो एक्सपेरिमेंटल मेथड का नाम देते हैं और कहते हैं कि वेस्टर्न फिलोसोफर जो थे उन्होंने इसके एक भाग को 13वीं सदी में यानी 13th सेंचुरी जो था उसी में तैयार कर दिया था। यानी कि कुल मिला के क्रॉम्बी के अगर स्टेटमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं क्रॉम्बी भी है जो ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे या कहें मॉडर्न साइंस के दौरान जो इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल चीजें जो देखने को हम लोगों को मिल रही थी उसका वो कहीं ना कहीं रिलेशन कहां से देखते हैं, 13th सेंचुरी से देखते हैं और कहते हैं कि जो उस समय के वेस्टर्न फिलोसोफर थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं इसके एक भाग को तैयार कर दिया था। अब एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है चार्ल्स वेबस्टर। चार्ल्स वेबस्टर ने भी विज्ञान के विशाल दायरे पर जोर देते हैं। जो विज्ञान था उस विज्ञान के जो आप कह सकते हैं कि दायरा था उसके दायरे को वो कहते हैं कि उसका दायरा बहुत ज्यादा था। उनके अनुसार धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और बौद्धिक आंदोलन को साइंस के डेवलपमेंट से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि
इसको अगर हम लोग साइंस से अलग कर दें, किस किस चीजों को, अगर धार्मिक चीजों को, राजनीतिक चीजों को, आर्थिक चीजों को और बौद्धिक आंदोलन जो उस समय हो रहा था, इंटेलेक्चुअल्स जो मोमेंट्स हो रहे थे, उनको अगर हम साइंस से अलग कर देते हैं तो वो कहते हैं इससे इसका दायरा जो है वो काफी कम हो जाएगा और हम फिर साइंस को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे साइंस का डेवलपमेंट इस दौरान हुआ था। वहीं पे बात करें मार्क्सिस्ट राइटर्स की, तो मार्क्सिस्ट राइटर्स जो थे, मार्क्सवादियों ने विज्ञान के विकास को एक तरह का जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें वो सोशल इंटरप्रिटेशन को ज्यादा तवज्जो देते हैं या उसके तरफ ज्यादा उनका झुकाव देखने को मिलता है। मार्क्सवादी इतिहासकार तर्क देते हैं कि आधुनिक विज्ञान के उदय को समकालीन परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, यानी कि उस दौरान जितने चेंजेस हो रहे थे उस चेंजेस के हिसाब से ही हमें देखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये सारी चीजें चेंज हो रही थी वो एक साथ हमें देखने को मिलती है। वहीं पे एक बोरिस हसन नाम के भी इतिहासकार हैं या स्कॉलर हैं जो कि इस बारे में लिखते हैं। उन्होंने, बोरिस हसन ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है द सोशल एंड इकोनॉमिक रूट्स ऑफ न्यूटन्स प्रिंसिपिया। क्या नाम है इनके किताब का? इनके बोरिस हसन ने जो किताब लिखी थी उस बुक का नाम है द सोशल एंड इकोनॉमिक रूट्स ऑफ न्यूटन्स प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि न्यूटन का कार्य इंग्लैंड के व्यापारिक जो वर्ग के लोग थे उनके कहीं ना कहीं जरूरतों से या उनके नीड से जुड़ा हुआ एक काम था, यानी कि न्यूटन की सारी चीजों को, उनके जो कितने भी खोज कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं, वो बोरिस हसन भी क्योंकि मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको पूंजीवादी रूप देने की कोशिश किया है, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी जो पूंजीवादी लोग थे उनको किस तरह से जरूरतों को पूरा करने के लिए साइंस का डेवलपमेंट किया गया। वहीं पे अगर फ्रेडरिक एंजल की बात किया जाए तो फ्रेडरिक एंजल ने 1894 में लिखा कि यदि समाज की कोई तकनीकी जरूरत है, अगर फ्रेडरिक एंजल की बात किया जाए तो फ्रेडरिक एंजल ने 1894 में लिखा कि यदि समाज की कोई तकनीकी जरूरत है तो यह विज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है या करती है। तकनीकी जरूरत का आविष्कार या नए खोजों के लिए जो तकनीकी जो जरूरत होती है इंसानों की, उसका अगर हम लोग आविष्कारों से मिलाकर देखें या जो भी इन्वेंशन उस समय हो रहे थे, खोज हो रहे थे, उनसे मिलाकर देखें तो वो कहते हैं कि जो हमारी नीड होती है, सोसाइटी की जो नीड होती है, उस जरूरतों को एक तरह से वो कहते हैं कि 10 विश्वविद्यालय से अधिक भूमिका निभाती है वो जरूरतें हमें नई चीजों के इन्वेंशन करने के लिए। तो ये मतलब फ्रेडरिक एंजल का मानना है। फ्रेडरिक एंजल ने अगर सीधा सीधा इनके तर्क की बात किया जाए तो ये कहते हैं कि समाज की जरूरत भी है, कोई भी जरूरत है तो ये विज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तकनीकी जरूरत आविष्कार या नए खोजों के लिए 10 विश्वविद्यालय से अधिक भूमिका निभाती है। एंजल्स ये भी तर्क देते हैं कि किस तरह से जो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है ऑफ हिस्ट्री उसकी बात करें तो इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या में वो यूनिक जो जीनियसनेस था या विलक्षण प्रतिभा जो थी उसका कोई स्थान नहीं है। ये कौन कह रहा है? फ्रेडरिक एंजल कह रहे हैं। वो मानते हैं कि विज्ञान समाज के जरूरतों का परिणाम है, यानी कि अगर समाज को इसकी जरूरत नहीं होती विज्ञान का फिर उनके हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वहीं पे एक और इतिहासकार हैं, उनकी अगर बात किया जाए जिनका नाम है एडगर्ड जिल्सल। एडगर्ड जिल्सल ने इस मार्क्सवादी व्याख्या का एक तरह से सपोर्ट किया है या उसका समर्थन किया है। जिल्सल मानते हैं कि यूरोप में विज्ञान की शुरुआत एक तरह से एंशिएंट मैथमेटिशियन थे या कहें कि एस्ट्रोनॉमर्स थे और मेडिएवल या अरेबिक जो फिजिशियंस थे
उनके उपलब्धियों से ज्यादा प्रेरित था। जिलसेल जो है वो सामंतवाद से आरंभिक पूंजीवाद के संक्रांति या ट्रांजिशन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि विज्ञान को पूंजीवाद की जरूरतों के कारण बताया है। यहां तक वो कहते हैं कि नए तकनीकी आविष्कार उत्पादन और युद्ध संबंधी या कहे वॉरफेयर जो थे उनके मांगों से एक तरह से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो एडगर जिलसेल अब यहां पे क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से युद्ध से विज्ञान को जोड़ के देखने की बात कर रहे हैं, युद्ध से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से युद्ध की एक जो जरूरत थी, नए नए ट्रुप्स जो बनाए जा रहे थे, उसके कारण भी साइंस का डेवलपमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि हुआ। ये किसका मानना है, एडगर जिलसेल का। वहीं पे एक और इतिहासकार या एक और स्कॉलर है जिनका नाम है ए.आर. हॉल। ए.आर. हॉल की अगर बात किया जाए या उनके स्टेटमेंट की बात किया जाए तो ए.आर. हॉल ने मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट में अलग अलग व्यक्तियों के या कहें कि डाइवर्स जो इंडिविजुअल्स थे उनके कंट्रीब्यूशन पर उन पे जोर देते हुए या उनके योगदान पे जोर देते हैं। जो ए.आर. हॉल हैं, इनके अनुसार विज्ञान में योगदान देने वाले लोग अनिवार्य रूप से पेशेवर लोग थे या प्रोफेशनल्स थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा देखा जा रहा है। वहीं पे क्रिस्टोफर हिल की बात करें तो क्रिस्टोफर हिल ने अपनी किताब, उनकी जो एक किताब है जिस किताब का नाम है द सेंचुरी ऑफ द रेवोल्यूशन, उसमें वैज्ञानिक क्रांति की समाज शास्त्रीय व्याख्या पर जोर देते हैं। हिल ने विज्ञान को सामान्य सामाजिक परिघटना माना है जिसके संबंध में एक तरह से प्यूरिटनवाद या प्यूरिटनिज्म और बुर्जुआ के उदय से जोड़ के देखा है या कहें कि उससे संबंधित वो मानते हैं। हिल ने इंग्लैंड के गृह युद्ध के लिए विज्ञान को भी जिम्मेदार माना है। हिल का मानना है कि लंदन के व्यापारियों ने विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो आप कह सकते हैं कि ग्रिशम कॉलेज था, उस ग्रिशम कॉलेज की स्थापना किया था। हिल के अनुसार यह भी है कि वो कहते हैं कि गृह युद्ध खगोल विद्या के दो प्रतिद्वंदी विचारकों या कहें कि दो विचारकों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें वो नाम लेते हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से टोमेइक्स का नाम लेते हैं या कि हेलियोसेट्रिक्स का नाम लेते हैं। तो इस तरह से वो कई बार लोगों को, ये जो क्रिस्टोफर हिल है वो अलग अलग तरीके से थोड़ा सा बाकी लोगों से हटके ये इनका स्टेटमेंट आता है और वो अपना स्टेटमेंट इसको साइंस और समाज को लेकर जब देना था तो देते हैं। वहीं पे फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने सार्वजनिक लाभ को विज्ञान के उदय के लिए जिम्मेदार माना है, यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो प्रयास किया जा रहा था उस बेटरमेंट के लिए उन्होंने इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन को जिम्मेदार माना है, या कह सकते हैं कि वो ये भी मानते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति जो था वो एक तरह से प्रयोगों पे आधारित था, एक्सपेरिमेंट के आधारित था और इसको समाज के बेटरमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि देखा जा सकता है। वहीं पे एक और आखिरी स्कॉलर्स हैं जिनका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो भी अपना स्टेटमेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंस पे देने की करते हैं। और उनका मानना है, जो ये इतिहासकार, इनका नाम है एच.एफ. इसको समाज के बेटरमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि देखा जा सकता है। वहीं पे एक और आखिरी स्कॉलर्स हैं जिनका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो भी अपना स्टेटमेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंस पे देने की करते हैं। और उनका मानना है, जो ये इतिहासकार, इनका नाम है एच.एफ. कार्नेगी। एच.एफ. कार्नेगी की बात किया जाए तो इनका मानना है कि आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तन में कोई सीधा संबंध नहीं था, यानी वो अर्थव्यवस्था से वैज्ञानिक क्रांति को जोड़ के देखने की बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से 16वीं सदी में वाणिज्यिक क्रांति और बाद के वैज्ञानिक क्रांति में भी कोई संबंध नहीं था। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक विज्ञान के उदय में निर्णायक जरूरत हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं वो
अलग अलग तरीके से अपना स्टेटमेंट जो है वो इस बारे में देते हैं। किस बारे में? सोशल कॉन्टेक्स्ट जो था मॉडर्न साइंस का, उसके बारे में सॉरी, और अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। आज का वीडियो जो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक था यहां पे खत्म होता है और वैज्ञानिक क्रांति की ये आखिरी पार्ट था। और हमने इसमें जितने सारे स्कॉलर्स के व्यूज थे, जितने सारे स्कॉलर्स के स्टेटमेंट थे, जिन्होंने कि अपने किताबों में जो वैज्ञानिक क्रांति के आप या कह सकते हैं जो मॉडर्न साइंस था उसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट था उस पर लिखा था, उसकी बात किया। अब हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे और उसमें नया आपको एक टॉपिक बताएंगे, जिसको कि जल्दी ही हम वीडियो में आपको अपलोड करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।